एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये मापन तथा मूल्यांकन। देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस में दिया हुआ है। ये जो सिलेबस है ये आपका 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का है, उसका ही एक पार्ट है। उसमें तो काफ़ी सारे पार्ट्स थे, तो उसी का है। देखिए यहाँ पर भी मापन तथा मूल्यांकन दिया हुआ है और यहाँ से जो ये आपके क्वेश्चन है, मतलब ये जो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे 10 नंबर के आएंगे क्वेश्चंस। तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन है क्या। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मापन तथा मूल्यांकन होता क्या है। तो मापन शब्द का प्रयोग तो हम अपने दैनिक व्यवहार में करते ही हैं। जैसे जब मार्केट जाते हैं और हमें फल लेना है तो फल हमें केजी में ही मिलेगा, तौल के ही मिलेगा। दूध अगर लेना है तो वो लीटर में मिलेगा कि 1 लीटर लेना है, आधा लीटर, जो भी है। अगर फीवर आ जाता है तो उसको थर्मोमीटर से चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें हमने नापी हैं, इनमें क्या होता है, एक फिजिकल वेरिएबल का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है फिजिकल वेरिएबल? भौतिक चर इनको बोलते हैं। जैसे केजी हो गया और लीटर हो गया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये फिजिकल वेरिएबल है। यहाँ पे इनको ये देखा जाता है कि इनकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये फिजिकल वेरिएबल नहीं यूज़ किए जाते हैं। जैसे कहीं पर इंटरव्यू हो रहा है, अब वहाँ पर छात्रों की एक लिस्ट बनेगी जिसमें कोई छात्र टॉप पे होगा, कोई लो पे होगा, कोई मिड पे होगा। तो इस तरह से एक लिस्ट बनती है। या कोई ऐसा समूह है जहाँ पर किसी विशेष गुण, जैसे वहाँ पे छात्रों को योग्यता या गुणों के आधार पे हमें समूह में बांटना है, तो इसकी एक्यूरेसी कैसे निर्धारित किए जाए। इसमें वो फिजिकल वेरिएबल तो नहीं यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से टूल्स यूज होंगे, ये सब चीज़ें हम मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन तथा मूल्यांकन में इनका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ परिभाषाएं भी हैं इनकी, मापन तथा मूल्यांकन की। इनकी प्रकृति क्या है परिभाषाओं के आधार पे। तो यहाँ पर जीसी हेल्मस्टेडर, इनके शब्दों में क्या है, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये इनकी परिभाषा थी। कई बार परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। एस स्टीवेंस, ये सेकेंड, इन्होंने क्या कहा, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक के शब्दों में, मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। तो ये हो गया परिभाषाओं के आधार पे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के टाइप्स कितने हैं। इसमें यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मात्रात्मक मापन, और ये दूसरा है गुणात्मक मापन, क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ये हो गए 2 टाइप्स इसके। मात्रात्मक मापन के द्वारा कितना, हाउ मच, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जबकि गुणात्मक मापन, ये जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, यहाँ पर किस प्रकार का, मतलब किस टाइप, उसकी क्वालिटी पूछी जा रही है, ऑफ व्हाट टाइप, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। पर्पस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इसमें है देखिए छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर टेस्ट हो गए, फाइनल टेस्ट होते हैं, इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपने अपने टेस्ट होते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि स्टूडेंट का कितना जो है उसने सीखा लर्निंग प्रोसेस में। छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना, छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बाधक तत्वों को जानना। नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना। हर छात्र की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उसकी रुचि होगी, योग्यता होगी, उसकी अपनी शारीरिक क्षमता होगी, सामर्थ्य होगी, ये सब उसकी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। नेक्स्ट और देखते हैं छात्रों की कमियों व कठिनाइयों को जानना और उनका निवारण करना।
कि उसको कठिनाई कहाँ पे आ रही है, तो उस तरह से उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए। छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, उसको वहां पे मोटिवेशन मिलना कि अगर छात्र किसी चीज में पीछे हो रहा है तो शिक्षक उसको बताएगा कि तुम्हारी कमी कहाँ है, इसको तुम ऐसे कैसे सुधारो, आगे इसको तुम किस तरह से लीड कर पाओगे। नेक्स्ट है अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। यहाँ पर टीचर का भी इवेल्युएशन हो रहा है, उसका भी मूल्यांकन हो रहा है कि टीचर की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, उससे छात्रों का जो अधिगम है वो कितना उसमें सहायक हो रहा है, उसकी टीचिंग के द्वारा उसको कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपादेयता को ज्ञात करना, कि जो वहाँ पे शिक्षण विधियां जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने में यूज की जा रही हैं, कौन सी विधि किस सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं और उसमें टीचिंग एड्स कौन से हैं, इसकी ये देखना कि वो कितने यूजफुल है। विद्यालयों के कक्षा शिक्षण में सुधार लाना, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना, कि जो हम पाठ्यक्रम जिस छात्र का उसकी एज के उसकी क्लास के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें कोई करेक्शन तो नहीं करना है, यहाँ पर भी इसका इवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट है छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना। अगला छात्रों का योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, छात्रों का विभिन्न दृष्टियों से चयन करना, ये हो गया। नेक्स्ट है कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र देना। फिर शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। तो ये हो गए शैक्षिक उद्देश्य, क्योंकि मापन तथा मूल्यांकन एक व्यापक क्षेत्र है तो उद्देश्यों का निर्धारण भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे चरों के प्रकार पढ़ेंगे। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले चरों को जानते हैं। चर किसे कहते हैं? मापन के द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह की विभिन्न विशेषताओं या गुणों का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं अथवा गुणों को चर राशि या चर वेरिएबल्स कहते हैं। अतः कोई चर वह गुण या विशेषता है जिसमें समूह के सदस्य परस्पर कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। जैसे अब कोई समूह है तो उसके सदस्य भार, लंबाई, वृद्धि, उनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसमें वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर भार, लंबाई, वृद्धि और ये आर्थिक स्थिति, ये सब क्या होंगे? ये चर हैं, ये वेरिएबल्स कहे जाएंगे। तो ये हो गए वेरिएबल्स। अब चरों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई गुण किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकता है, जबकि दूसरे समूह के लिए वो स्थिर या अचर राशि, कांस्टेंट राशि हो सकता है। जैसे अब लेते हैं, मान लीजिए कोई उदाहरण है कि लिंग भेद एक ऐसे समूह के लिए जिसमें महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही हैं, दोनों जेंडर के लोग हैं, तो यहाँ पर लिंग भेद क्या होगा? चर राशि है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप के लोग हैं। लेकिन अगर केवल खाली महिलाओं का अथवा केवल पुरुषों वाला समूह होगा तो ये एक स्थिर या अचर राशि है। यहाँ पर क्योंकि एक ही ग्रुप है तो वहां पर भेद वाली कोई बात ही नहीं है, उनको हम अलग करने की कोई बात ही नहीं है, वहां तो या मेल होगा या फीमेल होगा, तो यहाँ पर यह अचर राशि हो जाएगा। अब चर दो प्रकार के होते हैं। पहला है गुणात्मक चर, जिसको क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। ये क्या होते हैं? गुणात्मक चर वे चर हैं जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं। इनके आधार पर समूह सदस्यों को कुछ स्पष्ट वर्गों या श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इनमें से किसी एक वर्ग या श्रेणी का सदस्य होता है। जैसे व्यक्तियों के किसी समूह को लिंग भेद के आधार पर पुरुष या महिला में विभाजित करना। छात्रों का कोई समूह है, उनको उनके विषय के आधार पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, इस तरह वर्गों में विभाजित करना। तो ये हो गया गुणों के आधार पर गुणात्मक चर, इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका दूसरा टाइप है मात्रात्मक चर। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? मात्रात्मक चर वे चर हैं जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे गुण की मात्रा को, और वहां पे था गुण की विशेषताओं के आधार पे था। इन चरों पर समूह के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न मात्रा में मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे छात्रों के किसी समूह के लिए परीक्षा प्राप्तांक, स्कूलों के लिए
स्कूलों के किसी समूह के लिए छात्र संख्या, कि वहां पे छात्र बल कितना है, उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे डिजिट में व्यक्त किया जाएगा। अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के लिए मासिक आय को यहाँ पर भी डिजिट में कि उसकी पेमेंट कितनी है, तो संख्याओं के द्वारा इंगित किया जाता है। तो इन उदाहरणों में ये जो ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पे प्राप्तांक, छात्र संख्या और मासिक आय, ये सब मात्रात्मक चर हैं। क्यों? क्योंकि ये संबंधित गुण की मात्रा को बताते हैं। अब मात्रात्मक चर को, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, इसको भी फिर दो भागों में बांटा गया है। ये है सतत चर और असतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स और डिस्क्रीट वेरिएबल। सतत चर क्या होते हैं? सतत चर वे चर हैं जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है। कोई भी दो वैल्यूज हैं तो उनके बीच वो डेसिमल में भी उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे भार व लंबाई सतत चर है। व्यक्तियों का भार कुछ भी हो सकता है। भार के लिए जरूरी नहीं कि वो पूर्णांक ही हो। भार तो जैसे 57.34 kg है या इससे भी अधिक दशमलव अंकों में है, डेसिमल पॉइंट्स में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम पॉइंट में इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भार एक सतत चर है, इसके लिए पूर्णांक का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है असतत चर, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? असतत चर को खंडित चर कहते हैं, खंडित चर भी कहते हैं। ये वे चर हैं जिनके लिए किन्हीं दो मानों के बीच के प्रत्येक मान धारण करना संभव नहीं होता। यहाँ पर डेसिमल में नहीं ले सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में जितने भी डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं उनको नहीं हम मेजर कर सकते। यहाँ पे संख्या जो होगी वो पूर्णांक में होगी। जैसे किसी परिवार में अगर बच्चों की संख्या हमको पता करनी है तो वहां पे ये 3.5 या 3.2 ये तो नहीं होगी, या तो 3 होगी या 4 होगी, तो एक पूर्णांक संख्या में होगी। तो यहाँ पर परिवार में बच्चों की संख्या एक असतत चर है। तो ये हो गए सतत और असतत चर। परिवार में बच्चों की संख्या पूर्णांक में ही होगी, तो असतत चर का मान केवल पूर्णांक संख्या ही हो सकती है। यहाँ पर ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके मापन तथा मूल्यांकन के कार्य क्या होते हैं। उद्देश्य पढ़ लिए, अब यहाँ पे कार्य क्या है, किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। फिंडले, W.G. फिंडले ने 1963 में प्रकाशित इनकी एक बुक है 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक में शिक्षा के क्षेत्र में मापन के कार्यों को 3 भागों में बांटा। ये थे शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशन कार्य, इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड गाइडेंस फंक्शंस। अब ये जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। शैक्षिक कार्य क्या है? एजुकेशनल फंक्शन। यहाँ पर कैसे मापन तथा मूल्यांकन का क्या महत्व होगा? मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, ओवर लर्निंग, अति अधिगम प्रदान करने के 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। मापन तथा मूल्यांकन से प्राप्त परिणाम छात्रों तथा अध्यापक दोनों के लिए ही पृष्ठ पोषण, फीडबैक का कार्य करते हैं। यहाँ पर फीडबैक से मतलब है कि छात्र भी अपनी जो कमियां हैं उनमें उनको सुधार के आगे बढ़ सकते हैं, और शिक्षक को भी कि अगर उसकी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है, उसके मेथड में कोई दिक्कत है, वो किस टेक्निक को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए भी अच्छा होगा कि फीडबैक के द्वारा वो अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक कार्य क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। मापन तथा मूल्यांकन के प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान, रिसर्च, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन, क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट, चयन, सिलेक्शन, सर्टिफिकेशन, प्रमाण पत्र देना आदि आते हैं। किसी शिक्षा संस्था अथवा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन मापन और मूल्यांकन ही है। किसी भी शिक्षा संस्था का भी मूल्यांकन होता है, तभी उसको जैसे बोलते हैं नैक के द्वारा आजकल ग्रेड A, B इस तरह से दिया जा रहा है कि कैसा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर ये ग्रेडिंग सिस्टम ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आता है। तो मेजर एंड एवेल्यूएशन का एक कार्य हुआ। नेक्स्ट है तीसरा, इसका क्या है? गाइडेंस फंक्शंस, निर्देशन कार्य। यहाँ पे क्या है? व्यक्तियों की विशेष अभिरुचियों, योग्यताओं व कमजोरियों को जानकर उन्हें शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देने के कार्य में भी
मापन तथा मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। अब कोई भी छात्र की जैसे काउंसलिंग की जाती है काउंसलर के द्वारा, तो वहाँ पर उसका ये देखा जाता है कि इसकी रुचि क्या है और उसमें योग्यता क्या है और कमजोरी क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, ये सब करके काउंसलर बताते हैं पेरेंट्स को कि हाँ आपका बालक जो है, आपका जो बालक है वो किस फील्ड में जा सकता है, इसको पढ़ाई के क्षेत्र में आगे भेजना चाहिए या किसी अगर कोई ऐसी स्किल है इसके अंदर तो इसको व्यावसायिक क्षेत्र में या कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स में, इस तरह से वहाँ पे इसका मापन तथा मूल्यांकन किया जाता है। तो ये एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी इसका यूज होता है कि किस तरह से उनको समझाया जाए कि हाँ ये किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये हो गया गाइडेंस फंक्शंस। तो ये हमने देखा कि इसके कार्य क्या थे, उद्देश्य पढ़ लिए हमने, कार्य क्या थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, 4 लेवल हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।